साथियों, धर्मेंद्र कुमार शर्मा का नमस्कार। मैं डाइट प्रवक्ता सुल्तानपुर इस लॉकडाउन के दौरान आप सबसे मुखातिब हुआ हूँ और अपना सांख्यिकी से संबंधित कुछ मैटर, उसका परिचय और उसकी उपयोगिता आपको देना चाहता हूँ। डाइट सुल्तानपुर के परम श्रद्धेय प्राचार्य महोदय, वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर हरिओम त्रिपाठी जी, वरिष्ठ प्रवक्ता सुनील कुमार बर्नवाल जी, जिनके सहयोग से यह हमारा ऑनलाइन लाइव प्रशिक्षण चल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं सबको नमन करता हूँ और अपने सभी प्रवक्तागण को और सभी प्रशिक्षुओं को नमस्कार करता हूँ। और लास्ट में आप देखना मत भूलिएगा, मैं लॉकडाउन के दौरान कुछ आपको मोटिवेशनल 4-5 बातें बताऊंगा, जिससे आपको अपनी पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत होगी। तो लास्ट में ज़रूर देखिएगा। पहले मैं सांख्यिकी से संबंधित अपना सांख्यिकी का परिचय शुरू करता हूँ। साथियों, सांख्यिकी एक प्रकार से डाटा प्रस्तुत करने का, आंकड़ा प्रस्तुत करने का माध्यम है और यह सर्वप्रथम शुरू में यह राज दरबार में चलता था। राजा लोग इसका प्रयोग करते थे। इसका प्रयोग करने के लिए वो जैसे अपने राज्य में कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग अमीर हैं, उससे संबंधित सारी बातें चलती थी। और कितना जो है हमारा राजस्व होगा, कितना हम जनता में खर्च करेंगे, कितना टैक्स वसूलेंगे, इस सब की जानकारी हमें सांख्यिकी से मिलती थी। या कह लीजिए कितना स्त्री हैं, कितना पुरुष हैं, ये सब की जानकारी हमें मिलती थी सांख्यिकी से। और इसीलिए इसको हम सांख्यिकी में राज्य कार्य में कुशल, इसका जो मेन शाब्दिक अर्थ है वह राज्य कार्य में कुशल माना जाता था। लेकिन आज के समय में प्यारे दोस्तों, सांख्यिकी का इतना ज़्यादा स्कोप बढ़ गया है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो इससे अछूता है। चाहे वह आपका किसी सब्जेक्ट का हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे जीव विज्ञान हो, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे वाणिज्य हो, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो बिना सांख्यिकी के चल सके। सांख्यिकी एक पैर है उसका, किसी भी सब्जेक्ट का। और किसी भी एरिया में, चाहे सरकार को अपनी व्यवस्था का, अपने बजट का लेखा जोखा देना हो, तब भी हमें सांख्यिकी का प्रयोग करना होता है। अभी आपने देखा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि कितना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे देश को विकास करने के लिए, हमारे देश का विकास करने के लिए, और किस प्रकार से उसका लेखा जोखा हमारे वित्त मंत्री जी ने, महोदया ने आपके सामने प्रस्तुत किया। वह सब सांख्यिकी के माध्यम से ही संभव हुआ है। चलते हैं, सांख्यिकी की कुछ परिभाषाएं हैं जो हमारे पास हैं। जैसे प्रोफेसर बावले ने कहा है कि गणना करने का विज्ञान ही सांख्यिकी है, या कह लीजिए सांख्यिकी गणना करने का विज्ञान है। स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग, यानी कि कोई भी चीज़ अगर हमें काउंट करना हो तो बिना सांख्यिकी के हम उसको नहीं कर सकते हैं। बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट को लेके अगर हम उसको छोटे कॉन्सेप्ट में हमें करना है तो हमें सांख्यिकी का हेल्प लेना पड़ेगा। दूसरा, बोर्डिंगटन ने दिया है परिभाषा, सांख्यिकी अनुमानों एवं संभावनाओं का विज्ञान है। स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट एंड प्रोबेबिलिटी। जो भी संभावनाएं हमारे जीवन में घटित होती हैं वह हम सांख्यिकी के माध्यम से उसको सॉल्व करते हैं। कुछ यहाँ पे गणित से भी उसका संबंध है सांख्यिकी का, क्योंकि जोड़, घटाना, गुणा, बार ग्राफ एक दूसरे के कम्प्लीमेंट हैं। मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स
दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट भी हैं। सर्वप्रथम 1749 में गॉटफ्राइड एकेनवाल ने सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए इनको स्टैटिक्स का फादर कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ स्टैटिक्स गॉटफ्राइड एकेनवाल। साथियों, सांख्यिकी का इतना क्षेत्र बढ़ गया है कि हम उसको यूज किए बिना नहीं रह सकते। क्रिकेट में आप देखते हैं कि किसी बल्लेबाज ने कितना रन बनाया, कितने गेंद में कितना रन बनाया, पूरी टीम कितना रन बनाई, उसको सांख्यिकी के माध्यम से हम बार ग्राफ बना के उसको समझाते हैं और आसानी से वह चीज़ें हमारे समझ में आ जाती है। और हम कहते हैं कि हर सेशन का प्रशिक्षुओं का रिजल्ट अगर देखना हो, किसी भी क्लास का रिजल्ट देखना है, तो उसको भी हम बार ग्राफ सांख्यिकी के माध्यम से सीखते हैं। साथियों, जो हमारे देश का राजस्व होता है, कितना डिमांड है और हमें कितना सप्लाई करना है। अभी ये चल रहा है, करंट है, कितना डिमांड है, कितना सप्लाई है, यह हमें सांख्यिकी ही बताती है। सर्वे करके माध्यम से हमें पता लगता है कि हमारी डिमांड क्या है, हमारे देश की डिमांड क्या है और क्या सप्लाई है, उसको हम सांख्यिकी सहायता से सॉल्व करते हैं। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में चलते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में सांख्यिकी का क्या रिलेशन है, उसके संबंध में हम बात करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में सांख्यिकी का क्या रिलेशन है। जिस प्रकार से अन्य चीज़ें बिना सांख्यिकी के नहीं चल सकती, उसी प्रकार से हमारी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं है विदाउट स्टैटिक्स। शिक्षा के क्षेत्र में एक एक एग्जाम्पल लेके हम उसको समझते चलेंगे। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में जो उपयोगिता है वह है शैक्षिक नियोजन के उपयोग में, यानी कि प्लानिंग। जो शिक्षा की प्लानिंग है वह प्लानिंग हम स्टैटिक्स के माध्यम से एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट को संकुचित बना करके, एक छोटा रूप बना करके, आसानी से समझा करके उस प्लानिंग को हम, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे पूरा हमारा शैक्षिक मैनेजमेंट हो, चाहे हमें टीचरों का टाइम टेबल बनाना हो, चाहे स्टूडेंट का हमें सब्जेक्ट मैटर डिवाइड करना हो, सब में स्टैटिक्स का काम आता है। यानी कि पूरे एजुकेशन सिस्टम को सिस्टमेटिक करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए स्टैटिक्स का बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, दूसरा इसका जो उपयोग है वह शैक्षिक प्रशासन में उपयोग से संबंधित है। शैक्षिक प्रशासन में क्या उपयोग है? देखिए, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। कहने का मतलब यह है कि हमारी जो प्रशासन व्यवस्था है शिक्षा के क्षेत्र में, एक दूसरे को अनुशासित रखते हुए, प्रशासित करते हुए शिक्षा व्यवस्था को चलाना, वह हमें सांख्यिकी बताती है। विद्यालय प्रबंध एवं प्रशासन में के उपयोग में विद्यालय का प्रबंध करना हो, मैनेजिंग करना हो और उसका प्रशासन करना हो, तो उसमें भी हमें सांख्यिकी का उपयोग होता है। छात्रों के वर्गीकरण के उपयोग में सबसे, देखिए, मेन पॉइंट है, इसको आप लोग नोट करिएगा, कापी पेंसिल ले लीजिएगा। छात्रों के वर्गीकरण के उपयोग में आपकी हमेशा यही शिकायत आती है कि हमने उनसे ज़्यादा किया, हमें क्यों कम नंबर दिया गया, हमारी मार्किंग, हमारा मूल्यांकन क्यों कम आका गया, क्लासिफिकेशन नहीं किया गया स्टूडेंट के बीच में। अक्सर यह मिस्टेक हो जाती है, सभी शिक्षकों से भी हो जाती है। कारण यह है कि जब सारे स्टूडेंट आते हैं और हमें उनका मूल्यांकन करना होता है, तो एक बहुत बड़ी कठिनाई होती है और उस कठिनाई को दूर करने के लिए हम एक एक स्टूडेंट का क्लासिफिकेशन करते हैं और स्टैटिक्स के माध्यम से ढेर सारे टूल्स बना करके, ढेर सारे स्केलिंग बना करके स्केलिंग करते हैं और यह
कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं, वर्गीकरण करने का कोशिश करते हैं कि किसी भी छात्र का अहित न हो। अगर वह पढ़ा है, अगर वह किया है, जितना किया है उसको एक स्टूडेंट का एनालिसिस करके, सारे स्टूडेंट का आपस में एनालिसिस करके एक कैटेगरी, एक वर्गीकरण तैयार किया जाए, ताकि सभी छात्रों के साथ, सभी प्रशिक्षुओं के साथ न्याय हो सके। इसलिए छात्रों के वर्गीकरण में स्टैटिक्स का बहुत बड़ा योगदान है। अगर स्टैटिक्स नहीं होती तो ऐसा संभव होना बहुत मुश्किल था कि हम सभी बच्चों को कैटेगराइज करते, कौन सा बच्चा गुड है, कौन वेरी गुड है, कौन एक्सीलेंट है, कौन आउटस्टैंडिंग है। इसको करने में हमें बहुत सारी कठिनाई होती है। नेक्स्ट हमारा है शिक्षण विधियों आदि के मूल्यांकन के उपयोग में। शिक्षण विधि से टीचर सभी पढ़ाते हैं, आप प्रशिक्षु भी पढ़ाते हैं। उस शिक्षण विधि का मूल्यांकन किया जाए कि क्या उस टॉपिक के लिए जो शिक्षण विधि हम यूज कर रहे हैं क्या उपयुक्त है। अगर वह उपयुक्त है या अनुपयुक्त है तो कौन बताएगा, कैसे पता लगेगा कि हमने जो विधि उस टॉपिक के लिए यूज़ किया है वह सही है कि गलत है। हम गुणनखंड बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसमें हमें आगमन विधि का प्रयोग करना है कि निगमन विधि का प्रयोग करना है। इन सब बातों का ध्यान हमें स्टैटिक्स दिलाती है और ये बताती है कि आप कौन से टॉपिक में कौन सी विधि यूज करेंगे, ताकि सरलतम से सरलतम ढंग से हम उसका प्रयोग कर सकें और बच्चों को ज़्यादा अचीवमेंट हो सके। बड़े बच्चों को किस विधि से पढ़ाना चाहिए, छोटे बच्चों को जैसे प्लेवे मेथड से पढ़ाना चाहिए, बड़े बच्चों को लेक्चर मेथड से अगर पढ़ाया जाए तब भी समझ में आ जाता है। तो ये टॉपिक पे और बच्चों पे डिपेंड करेगा और यह हमें जो है हमारी स्टैटिक्स बताती है। अभी आप जान ही रहे हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन चल रहा है। पहले हमारा जो एजुकेशन था वह टीचर सेंटर्ड था। एक टीचर जो कह देता था उसको सही माना जाता था और सभी बच्चे उसको करने के लिए बाध्य हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है मित्रों। अब जो हमारी व्यवस्था है वह चाइल्ड सेंटर्ड है। अगर बच्चा कहता है कि इस समय हमें नहीं पढ़ना है तो टीचर उसको उस समय नहीं पढ़ेगा। बच्चे के मन से चलना है, बच्चे क्या क्या इंटरेस्ट है, क्या एटीट्यूड है, क्या उसका सब्जेक्ट है, कैसे उसको पढ़ाना है और उन्हीं उसी बच्चे के अकॉर्डिंग हमें जो है आगे बढ़ना है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का ये मतलब है, यानी कि हमें अपने मन से बच्चों को शिक्षा नहीं देनी। टॉपिक हम डिसाइड करेंगे, सिलेबस हम डिसाइड करेंगे, सब कुछ हम डिसाइड करेंगे, लेकिन इच्छा, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, टाइम ड्यूरेशन, ये सब बच्चे का होगा। कितना समय पढ़ेगा वो, कब खेलेगा वो। साइकोलॉजी तो यहाँ तक कहती है मित्रों, आपने पढ़ा होगा कि अगर बच्चा 12 बजे रात को कहता है हमें पढ़ना है, दिन भर हम नहीं पढ़ेंगे, हम रात में पढ़ेंगे, तो एक टीचर उसको ऐसी एजुकेशन अवेलेबल कराए कि वह रात में पढ़े। कहने का मतलब कि स्टैटिक्स का योगदान सभी क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। इसलिए हर सब्जेक्ट में आपने देखा होगा कि स्टैटिक्स जुड़ा हुआ है और इसको हम बिना यूज किए नहीं रह सकते। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हेडिंग है परीक्षा के पदों का विश्लेषण करने में उपयोगी। परीक्षा होती है, आपने देखा है, उसमें बहुत से ऐसे सारे क्वेश्चन है, आपने एनालिसिस करके देखा होगा कि आपने उसको सॉल्व किया, कुछ सरलता से सॉल्व हो गए, कुछ कठिन आपने ज़्यादा समय दिया, कठिनता से सॉल्व हुई, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसको आपने नहीं सॉल्व कर पाए, जिसको पलक झपकते ही आपने देखा उसको सॉल्व कर लिया। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि स्टैटिक्स के माध्यम से वह क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है और उस क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल को देखते हुए, कठिनाई स्तर को देखते हुए, कुछ सरल क्वेश्चन दिए जाते हैं, कुछ मध्यम क्वेश्चन दिए जाते हैं, कुछ कठिन क्वेश्चन दिए जाते हैं, क्योंकि इसी प्रकार के हमारे बच्चे भी होते हैं। कुछ 20%
जो है एवरेज से नीचे होते हैं, 60% लगभग एवरेज के होते हैं और 20% एवरेज के ऊपर होते हैं। इसी प्रकार से एक एक क्वेश्चन का आइटम एनालिसिस किया जाता है। आइटम एनालिसिस करके उसका रिलायबिलिटी चेक की जाती है, वैलिडिटी चेक की जाती है, डिस्क्रिमिनेटिव पावर चेक किया जाता है। यह सब चेक करने के बाद तब जाके उस क्वेश्चन को सिलेबस में या एग्जाम में समाहित किया जाता है और फिर उसके आंसर आप देने के लिए तैयार होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परीक्षा की वैधता और विश्वसनीयता। कोई भी परीक्षा हो, चाहे वह कंपटीशन की परीक्षा हो, चाहे वह सिलेबस की एकेडमिक परीक्षा हो, उसमें आपने देखा होगा कि कभी कभी ऐसा सुनने में आता है कि इन्होंने क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस दे दिया। अभी सुपर टाइप में भी ऐसा सुनने में आया है कि आउट ऑफ सिलेबस हो गया। तो कहने का मतलब है कि यह स्टैटिक्स हमें बताएगी। कैसे बताएगी? जब हम एक पेपर तैयार कर लेते हैं तो उसका एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं, यानी कहने का मतलब एक ग्रुप पे उसको प्रशासित करते हैं और उसको प्रशासित करने के बाद, अप्लाई करने के बाद उसको टेस्ट करते हैं, क्या जिस परीक्षा के लिए यह पेपर बनाया गया है, क्या उस परीक्षा का सही मूल्यांकन यह क्वेश्चन पेपर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी कि उसकी विश्वसनीयता है कि नहीं है। विश्वसनीयता की यही परिभाषा भी है दोस्तों, जिस गुण के मापन के लिए उसको बनाया गया है, क्या उस गुण का सही मापन वह करता है? अगर करता है तो वह विश्वसनीय है और अगर नहीं करता है तो वह विश्वसनीय नहीं। ठीक उसी प्रकार से अगर आप अपने ऊपर एग्जाम्पल ले लें, विद्यार्थी के ऊपर, तो क्या जो विद्यार्थी के कर्तव्य हैं, जिस प्रकार जिसके लिए आपको विद्यार्थी चुना गया है, जिस क्षेत्र में हैं, क्या आप सही अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं? अगर आप सही अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं तो कहने का मतलब आप एक रिलायबल स्टूडेंट हैं, एक वैलिड स्टूडेंट हैं। और अगर आप नहीं करते हैं, कहीं आप में कमी है, तो आपकी रिलायबिलिटी में कहीं न कहीं शक है, आपकी विश्वसनीयता में शक है, आपकी वैधता में शक है। जो हमारे शिक्षाविदों द्वारा स्टूडेंट के लक्षण बताए गए हैं, जो स्टूडेंट के कर्तव्य बताए गए हैं, जिस प्रकार से लर्निंग बताई गई है, उस लर्निंग को स्टेबल करने के लिए आपको सदैव तत्पर रहना चाहिए और आपको हमेशा कोशिश करना चाहिए कि आप अपने को अग्रिम पंक्ति में खड़ा करें और अपने आप को ऊपर उठाएं। रिलायबल पर्सन बने, विश्वसनीय बने, वैध बने, कोई क्वेश्चनिंग न उठा सके। अक्सर हमारे माता पिता, हमारे पेरेंट्स को, हमारे गार्जियन को यह शिकायत होती है कि हमारा बच्चा नहीं पढ़ता है, कम पढ़ता है, खेलने में ज़्यादा ध्यान है, पढ़ने में ज़्यादा ध्यान है, पढ़ने में ज़्यादा ध्यान नहीं है। तो मित्रों, मेरे कहने का मतलब है कि आप सब कुछ करिए, खेलिए, खेलने के समय खेलिए, पढ़ने के समय पढ़िए, टीवी देखने के समय टीवी देखिए, घूमने के समय घूमिए, सब कुछ जरूरी है। क्योंकि अब जो कॉन्सेप्ट आया है एजुकेशन का, वह ऑल राउंड डेवलपमेंट का है। ऑल राउंड डेवलपमेंट का होता है कि आपका चौतरफा विकास हो, मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, विभिन्न प्रकार के डेवलपमेंट हैं, वह विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में आपका होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों के परीक्षा प्राप्तांकों की व्याख्या करने में। देखिए, सबसे बड़ी कठिन क्या है, यही हम लोग के सामने, सारे टीचर के सामने यही आता है। जब दो स्टूडेंट ऐसे हो जाते हैं कि हमें उनमें डिफरेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, विभेद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। छात्रों के परीक्षा प्राप्तांकों की व्याख्या करने का उपयोग, देखिए, जो उनका परीक्षा प्राप्तांक उनको मिला है, उसको हम कैसे एक्सप्लेन करें कि यह बच्चा अच्छा है, यह खराब है, कैसे एक्सप्लेन होगा। मान लीजिए मैथ का कुछ क्वेश्चन दिया गया या हिंदी का कुछ क्वेश्चन दिया गया, अगर 5 क्वेश्चन दिया गया, 5 क्वेश्चन वो भी सॉल्व कर लिया और 5 क्वेश्चन दूसरा भी स्टूडेंट सॉल्व कर लिया,
तब भी उसमें विभेदकता है। हम कैसे डिसाइड करेंगे? हमारे पास ये, और बच्चों में भी ये होता है कि हम दोनों लोग बराबर हैं लेकिन हम उनसे बेटर हैं। हम बेटर हैं तो सर ने हमें बेटर क्यों नहीं कहा? अब आप बताइए, केवल नंबर के हिसाब से क्या किसी को बेटर कहना उचित होगा? नहीं। कुछ बहुत ऐसे सारे गुण हैं कि हम उनको अच्छा या ख़राब नहीं कह सकते। उसके लिए हमें स्टैटिक्स का हेल्प लेना पड़ेगा। बहुत सारे टूल्स बनाने पड़ेंगे। उस टूल्स में पर्सनालिटी का टूल्स होगा, इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा, टूल्स होगा, एटीट्यूड का टूल्स होगा, आपके एजुकेशन से रिलेटेड टूल्स होगा। इन सब टूल्स का हम जब अप्लाई करेंगे आपके ऊपर, और अप्लाई करके एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस करके जब एक रिजल्ट निकालेंगे तो उस रिजल्ट के बेस पे हम डिस्क्राइब करेंगे, व्याख्या करेंगे कि आप में दोनों में बेटर कौन है, या आप किस एरिया में बेटर हैं। हो सकता है कि आप जो है सामाजिक क्षेत्र में बेटर हो तो वह एजुकेशनल एरिया में बेटर हो, वह हो सकता है खेलने में बेटर हो, उसकी पर्सनालिटी बेटर हो, उसका इंटेलिजेंस अच्छा हो। तो कहने का मतलब यह है कि परीक्षा प्राप्तांकों को व्याख्या करने में स्टैटिक्स का विशेष योगदान है। बहुत सारी शिक्षण विधियाँ, बहुत सारे ऐसे टूल्स, सब्जेक्टिव टूल्स, ऑब्जेक्टिव टूल्स, मल्टी लेवल के टूल्स, मल्टी टाइप के टूल्स बनाए गए हैं जिससे बच्चों का एनालिसिस करने में, उनके विभेदकता करने में और उनके परीक्षा प्राप्तांकों का व्याख्या करने में हमें सरलता मिलती है और हम उसको करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मित्रों, छात्रों के दो समूहों में प्राप्तांकों की तुलना करने में। छात्रों के दो समूहों के प्राप्तांकों की तुलना करने में, दो छात्र हैं तो उनके प्राप्तांकों को या उनके अचीवमेंट को हम कैसे जो है व्याख्या करेंगे, कैसे एनालिसिस करके रिजल्ट निकालेंगे, उसमें भी स्टैटिक्स का बहुत ज़्यादा महत्व है। दोनों ग्रुप को हम अलग अलग करेंगे, अलग अलग टेस्ट करेंगे, अलग अलग टूल्स अप्लाई करेंगे, उसको अलग अलग ढंग से एक्सप्लेन करेंगे और एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, और दोनों ग्रुपों में से एक ग्रुप को हम विजेता घोषित करेंगे और बताएंगे कि आप इस ग्रुप से ज़्यादा बेटर हैं। आपने कभी कभी देखा होगा खेल में ही, खेल का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, खेल में आपने क्रिकेट देखा होगा, कोई टीम बहुत अच्छा करती है लेकिन लास्ट में जीतते जीतते हार जाती है। तो क्या हम उसको एक हार से उसको बुरा कर सकते हैं? उसका एनालिसिस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसका टूल्स उस पर अप्लाई हो रहा है, जो टूल्स बनाया गया उस आधार पे तो हम उसको अच्छा बुरा कर सकते हैं, लेकिन और मामलों में, खेलने के मामले में, बैटिंग के मामले में, बॉलिंग के मामले में हम उसको अलग नहीं कर सकते, उसको खराब नहीं कर सकते। नेक्स्ट है छात्रों के विषय में भविष्यवाणी करने में। अब आप कहेंगे भविष्यवाणी भी कैसे स्टैटिक्स से होती है? बिना स्टैटिक्स के कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती। छात्रों, बिना स्टैटिक्स के कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती। भविष्यवाणी करने के लिए हमें छात्रों को देखना पड़ेगा, उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट करना पड़ेगा, और साइकोलॉजिकल टेस्ट करके हमें यह देखना पड़ेगा कि बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है। उसका इंटरेस्ट आर्ट में है कि साइंस में है, कंप्यूटर में है कि गेम में है, किस में है, किस एरिया में है। हम ज़बरदस्ती उसको मैथ नहीं पढ़ा सकते, हम ज़बरदस्ती उसको साइंस नहीं पढ़ा सकते। क्यों नहीं पढ़ा सकते? क्योंकि हमें एनालिसिस करने की ज़रूरत है, बच्चों का इंटरेस्ट जानने की ज़रूरत है। बच्चों का इंटरेस्ट जाने बिना हम उसको उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। हम उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं स्टैटिक्स के माध्यम से, और यह जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट, एटीट्यूड किस एरिया में है और वह किस एरिया में जाना चाहता है।
इसके लिए दोस्तों हम बच्चों को भविष्यवाणी करेंगे, टेस्ट के माध्यम से, टूल्स के माध्यम से टेस्ट ले लेंगे और बच्चे को भविष्यवाणी कर देंगे कि किस एरिया में ये बेटर कर सकता है, इसको आप उस एरिया में भेजिए। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों कि सामान्यीकरण एवं शुद्ध निष्कर्ष निकालने में, कैसे हम सामान्यीकरण करते हैं, कैसे निष्कर्ष निकालते हैं। देखिए कोई भी टूल्स है उसको हम एक ग्रुप पे प्रशासित करते हैं और प्रशासित करने के बाद सैंपल के माध्यम से टूल्स बनाएं, उसको सैंपल पे प्रशासित करें और सैंपल पर प्रशासित करने के बाद हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या ये पूरे पॉपुलेशन पे, पूरी जनसंख्या पे इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा खेद है, तुरंत हम चालू कर रहे थे, इसको सही करो सुन। हो सकता है आपको आवाज कम जा रही हो, इसलिए हमने लीड का प्रयोग कर लिया है। उस समय हमने ध्यान नहीं दिया, अब आपको आवाज भरपूर जाएगी, इसलिए हमने इसका प्रयोग किया है। देखिए बात हो रही थी किसी भी सामान्यीकरण एवं शुद्ध निष्कर्ष निकालने में, यानी कि कोई भी टूल्स है उसको जब हमने अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद एक ग्रुप ने जब अप्लाई किया तो अप्लाई करने के बाद हमने यह निष्कर्ष निकाला कि क्या यह टूल्स उस पर अप्लाई हो रहा है, उसको जनरलाइज किया जाए कि नहीं किया जाए। तो उसको हम जनरलाइज कर देते हैं और वह जनरलाइज हो जाता है। यह रहा हमारा आज का सांख्यिकी का विचार। और बच्चों थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारी यह प्रशिक्षण चल रहा है, इसमें इस प्रशिक्षण में वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है और हम अपने मित्रों से, प्रशिक्षुओं से और शिक्षकों से यह निवेदन करना चाहें कुछ ऐसा ऐप्स, कुछ ऐसी टेक्निक्स आ जाए जिसके माध्यम से टू वे कम्युनिकेशन हो जाए, यानी कि बच्चे भी क्वेश्चन पूछ सके, हमसे जुड़ सके और हमारे साथ वो चल सके। अब हम थोड़ी सी बात कर लें कि अपने कोरोना वायरस से संबंधित कोविड-19 जो चल रहा है, जो महामारी चल रही है, यह महामारी कितने हद तक दिक्कत कर रही है, कैसे जो है हमें प्रभावित कर रही है, हमारी शिक्षा को प्रभावित कर रही है, हमारे सामाजिक दायरे को प्रभावित कर रही है, हमें प्रभावित कर रही है, हमारे बच्चों को प्रभावित कर रही है, हमारे एग्जाम सब लटके पड़े हुए हैं और कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे जीवन रुक सा गया है। लेकिन मित्रों ऐसी बात नहीं है, हमें कोरोना के साथ, कोविड-19 के साथ चलना है और हमें चल के आगे बढ़ के अपने को अग्रिम पंक्ति में खड़ा करना है। डॉक्टर का कहना है कि अपनी स्टेमिना को बढ़ाइए जिससे आप कोविड-19 से लड़ सकते हैं। तो आज मैं ये कहता हूँ आप अपनी लर्निंग स्टेमिना को बढ़ाइए। जब आप लर्निंग स्टेमिना को बढ़ा लेंगे तो आपको कहीं भी खड़े होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। अभी हमारे एक मित्र इलाहाबाद में हैं, वो तैयारी कर रहे हैं और उसमें हमने उनसे बात किया कि आप भाई साहब घर चले आइए, इस समय कोविड-19 का प्रकोप बहुत ज़्यादा है और सुरक्षित नहीं है आप, और अगर आप आते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। तो उनका जवाब आप सुनिए, अगर सुनेंगे
तो दांतों तले अंगुली दबा ली। उनका जवाब यह था कि सर हम लोग तो हमेशा लॉकडाउन में रहते थे, जब कोविड-19 नहीं था तब भी हम लॉकडाउन में ही थे। छोटा सा कमरा, उसी में रहना, उसी में खाना, उसी में पढ़ना, उसी में नित्य क्रिया करना, और प्रतिदिन का हमारा शेड्यूल था। केवल सुबह शाम एक एक घंटा हम निकल जाते थे और वह हमारा लॉकडाउन ही था। और लॉकडाउन हमें यह अवसर दिया है कि हम और इसमें स्टडी कर लें। हमें कहाँ बाहर निकलना है, हमें कहाँ सोशल मेंटेनिंग करना है, हमें कहाँ लोगों से मिलना है। तो मित्रों, उनका जवाब सुनकर मेरे मन में यह आया कि यह बात आपको बताई जाए कि ये ऐसा मोटिवेशनल है कि आपको रुकना नहीं है। देखिए, सब कुछ रुका पड़ा है, लेकिन इसके साथ साथ जो अपने को बचाते हुए, कोविड-19 से बचाते हुए, अपने को बचाते हुए अगर अपने को स्टैंड कर लिया, अपनी लर्निंग को मेंटेन कर लिया, तो समझ लीजिए कि वह आने वाले समय में अग्रिम पंक्ति में खड़ा होगा। जैसे मान लीजिए हम हाईवे पे चले जाते हैं, हमें रोड क्रॉस करना होता है, उधर से भी गाड़ी आ रही है, इधर से भी गाड़ी आ रही है, आगे से भी आ रही है, पीछे से भी आ रही है, चारों तरफ से गाड़ियां आ रही हैं। हम हाईवे को कैसे क्रॉस करें? हमें जाने में लेट भी हो रहा है, तो हम आगे भी देखेंगे, पीछे भी देखेंगे, लेफ्ट भी देखेंगे, राइट भी देखेंगे, और इस तरफ से देखने के बाद हम जो है रोड को क्रॉस कर लेते हैं। आपने देखा है झटके से तो चारों तरफ निगाह दौड़ाते हैं और हमें सेकंडों का टाइम मिलता है और हम रोड क्रॉस कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस प्रकोप में हमें अपने को जैसे रोड क्रॉस कर लेते हैं वैसे अपने को क्रॉस कर लेना है, पार हो जाना है। बहुत सारे आवश्यक काम हो रहे हैं तो हमारी स्टडी भी हो सकती है। स्टे होम बट ग्रो योर लर्निंग। घर पे बने रहिए लेकिन अपनी लर्निंग को स्टेबल बनाइए, मजबूत बनाइए, ग्रो करिए, बढ़ाइए। यह आपके लिए एक शुभ अवसर है। स्टे होम बट सेव योर लर्निंग। घर पे रहिए लेकिन अपनी लर्निंग को सेव करिए, सुरक्षित करिए। स्टे होम बट कंटिन्यू योर लर्निंग। घर पे रहिए लेकिन अपनी लर्निंग को कंटिन्यू जारी रखिए। स्टे होम बट कंप्लीट योर लर्निंग। सबसे लास्ट पॉइंट, सबसे स्ट्रांग पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि कंप्लीट करना है आपको। ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में यह सरलता से आप प्राप्त कर लेंगे, लेकिन अगर आप अपने जो हमने 3 बातें बताई हैं, 4 बातें बताई हैं, उन बातों को अगर आप करते हैं तो चौथा पॉइंट अपने आप मजबूत हो जाएगा। आप अपने लर्निंग को कंप्लीट कर लेंगे और जो कंप्लीट कर लेगा वही स्थिर हो पाएगा और बाद में उसको पछतावा नहीं होगा कि अगर लॉकडाउन में मैंने पढ़ा होता, अपनी लर्निंग को सेव किया होता, अपनी लर्निंग को ग्रो किया होता, अपने लर्निंग को कंटिन्यू किया होता, अपने लर्निंग को कंप्लीट किया होता, तो ऐसी स्थिति नहीं आती। इसलिए आपको पछताना नहीं है, आपको ऐसा काम करना है प्यारे मित्रों कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कहावत आपने सुनी होगी। यानी कि कोविड-19 को भी हराना है और अपने को स्टैंड भी करना है और स्टैंड करके अपने आप को अग्रिम पंक्ति में खड़े करना है। जैसे सब आप सब्जी लाते हैं, आवश्यक सामग्री लाते हैं और आवश्यक काम आप कर रहे हैं, जरूरत पड़ती है तो बाजार भी जाते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से आप अपनी लर्निंग को स्टेबल करने के लिए, लर्निंग को मजबूत करने के लिए आप ऐसा कुछ करिए कि घर पे रहते हुए कुछ असंभव नहीं है प्यारे मित्रों, सब संभव है। अगर आप कोशिश करेंगे तो जीत आपकी ही होगी। और कोशिश करिए, मोटिवेट होइए, अभिप्रेरित होइए और घर पे पढ़ते रहिए। हो सकता है कि इस ऑनलाइन प्रशिक्षण, ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन कम्युनिकेशन जो हो रहा है, इसी के बेस पे सारे बोर्ड, सारे लोग
जो है एग्जाम करा दें, तब आप क्या करेंगे? तब आपको पछतावा होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए स्टे होम और अपने घर पे रहिए और अपनी लर्निंग को कंटिन्यू करते रहिए, ग्रो करते रहिए, बढ़ाते रहिए। इसी के साथ मैं अपने सभी दोस्तों को, संयोजक हरिओम त्रिपाठी जी को, डायट प्रचार जी को, वरिष्ठ प्रवक्ताओं, सभी प्रवक्ताओं, प्रशिक्षुओं, सभी दोस्तों को नमन करता हूँ जो हमें देख रहे हैं, जो हमें प्यार दे रहे हैं, जो हमें लाइक दे रहे हैं। हम उन सबको नमन करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।